नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शशिकेश कुमार गोंड है और मैं बसंत कन्या महाविद्यालय जो संबद्ध है काशी हिंदू विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे कार्यरत हूँ। आप सभी का मेरे इस कोर्स में स्वागत है, जिसका टाइटल है द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया एंड द ब्रिटिश राज। इस कोर्स के हम लोग दूसरे मॉड्यूल में हैं, जिस मॉड्यूल का टाइटल है इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, इट्स मैकेनिज्म, मैग्नीट्यूड एंड इफेक्ट्स एग्रेरियन कंडीशंस। तो इसके अंतर्गत हम इस मॉड्यूल के चौथे व्याख्यान में हैं। चौथा जो व्याख्यान है उसका टाइटल है द बंगाल आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर एंड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद एंड इट्स इम्पैक्ट, यानी कि बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल और उसके बाद इलाहाबाद की संधि और उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, इस लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे। पिछला लेक्चर में हम लोगों ने देखा मीर कासिम को बंगाल के नवाब के तौर पे कि वो कैसा जो है काम कर रहा था। इसके साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी देखने की कोशिश की कि जो बैटल ऑफ बक्सर है, उस बैटल ऑफ बक्सर में क्या हुआ। तो बैटल ऑफ बक्सर अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और युगांतरकारी घटनाओं में से एक है। बक्सर का युद्ध अगर हम देखें भारत के इतिहास में, मुख्य तौर पे आधुनिक इतिहास में, जिसने एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ, खास तौर से भारतीय इतिहास को एक नया मोड़ देने में, क्योंकि इस युद्ध के बाद से कंपनी ने भारत में अपनी शासन सत्ता स्थापित की। इससे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी के तौर पे भारत आई, हम लोगों ने देखा, और फिर उसके बाद उसने अपने अलग अलग व्यापारिक विशेषाधिकार प्राप्त किए। फिर उसके बाद उसने अपने लिए अस्थायी तौर पे व्यापार के साथ साथ क्षेत्रीय, अगर हम देखें, राजस्व अधिग्रहण या राजस्व वसूलने का अधिकार उसे मिलता रहा, जो बंगाल के नवाब के द्वारा दिया जाता रहा उत्तर भारत या पूर्वी भारत के संदर्भ में अगर हम देखें। और उसी का परिणाम था कि उस आगे चल के कंपनी ने अपनी शक्ति इतनी मजबूत कर ली भारतीय व्यापार और भारतीय पैसों से, और उसने अपनी सेना खड़ी की। वो सेना जिसमें बहुत सारे भारतीय भी थे, वो सेना जिसने कंपनी को आगे चल के भारत में अपने साम्राज्य विस्तार का मौका दिया, वह सेना जिसके माध्यम से कंपनी ने अपने संपूर्ण भारतीय भूभाग को नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त की। तो इस भाग पे बहुत बड़ा जो हिस्सा था वो राजस्व का हिस्सा प्राप्त होता था, जिससे कंपनी लेती थी अलग अलग तरीकों से, और वो खेती के माध्यम से आता था। चूंकि भारत एक समृद्धशाली प्रदेश था, जैसा कि हम लोग पिछले व्याख्यान में बात कर रहे थे कि भारत जो है इस तरह का देश है जहां प्राकृतिक संसाधन बहुतायता में है। मुख्य तौर पे गंगा घाटी क्षेत्रों के द्वारा शिक्षित यह क्षेत्र जो है खेती के लिए बहुत ही प्रधान या उपजाऊ, अगर हम कहें, भूभाग है, जहाँ पे भारी संख्या में खेती से संबंधित गतिविधियां की जाती रही थी। इसलिए बड़े साम्राज्यों का अगर हम देखें पोषण, तो इन क्षेत्रों के द्वारा किया जाता रहा। लेकिन चूंकि भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक ऐसी कंपनी थी जो यूरोप से आती है, ये यहाँ की अपनी कंपनी नहीं थी। जितने भी शासक भारत में शासन किए वो यहीं किए, और यहीं के पैसों का इस्तेमाल उन्होंने यहाँ के लोगों के लिए किया। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक ऐसी कंपनी साबित होगी जिससे वो यूरोप से आई, लेकिन यहाँ के पैसे या राजस्व का इस्तेमाल वो भारत के लिए न करके अपने फायदे के लिए करेगी, और केवल इस तरह के शासन को जन्म देगी या इस तरह की व्यवस्था को खड़ी करेगी, जो व्यवस्था भारत में किसानों, और अगर हम कहें कि जो व्यापारी, या अगर हम देखें शिल्पियों या जुलाहों जो कपड़ा बुनने का काम करते थे, उनके लिए शोषणकारी साबित होगी, और भारतीयों के लिए भी। और कंपनी अधिक से अधिक अपने लिए राजस्व वसूल करने में सफल होगी, जिसकी शुरुआत कंपनी पहले से ही बंगाल में राजनीतिक हस्तक्षेप से कर चुकी थी, या जिसको हम लोगों ने पिछले व्याख्यान में देखा कि कैसे मीर जाफर से लेकर मीर कासिम तक की जो स्थिति थी वो बंगाल की राजनीति में दिखाई पड़ती है। मीर कासिम ने इस स्थिति को संभालने की कोशिश की। उसने जो है अपने यहाँ सैन्य सुधार करने की कोशिश की, उसने अपने यहाँ आर्थिक सुधार लाने की कोशिश की, जो कंपनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, और इसलिए कंपनी और मीर कासिम के बीच छोटी मोटी झड़प होने के पश्चात अंततः मीर कासिम जो है
अवध के नवाब के पास सैन्य सहायता के लिए जाता है और अवध का नवाब और मीर कासिम मिल के मुगल बादशाह से सैन्य सहायता की अपील करते हैं और उस अपील के बाद तीनों लोगों की संयुक्त सेनाओं द्वारा अगर हम देखें 1764 में एक युद्ध लड़ा जाता है, जिसमें ये तीन महत्वपूर्ण भारतीय नवाब और मुगल बादशाह हैं। तो दूसरे तरफ हम देखें तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, जिसकी सेना के पास अत्याधुनिक हथियार हैं, एक संगठित सैन्य बल है और उस संगठित सैन्य बल का संचालन क्लाइव कर रहा था। इस तरीके से भारत में जो एक आधुनिक भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा गया, उस युद्ध में का अगर हम देखें एक बड़ा जो परिणाम दिखता है वो हमें बक्सर के युद्ध में दिखाई देता है, जो 1764 में लड़ा गया और इस युद्ध के बाद से ही भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की राजनीतिक अगर हम कहें साम्राज्यवाद या राजनीतिक नियंत्रण उसकी शुरुआत होती है, क्योंकि इस युद्ध में ये तीनों ही शक्तियां, बंगाल का नवाब, अवध का नवाब और मुगल बादशाह, ये तीनों ही हारते हैं। बंगाल का नवाब कौन है? मीर कासिम। और अवध का नवाब कौन है? सुजाउद्दौला। और मुगल बादशाह कौन है? शाह आलम द्वितीय। इन तीनों की संयुक्त सेनाएं जब हारती है तो कंपनी को अब भारत में कोई नियंत्रित करने वाला नहीं था और कंपनी ने अपने तरीके से भारतीय प्रशासन व्यवस्था में एक नए किस्म की तंत्र को विकसित किया, जो तंत्र कंपनी के पूर्णतः फायदे के लिए काम करने वाला था और उसको ऊपर कोई राजनीतिक नियंत्रण करने वाला नहीं था। और खास तौर से अगर हम देखें तो बंगाल के क्षेत्र में कंपनी को विशेष आर्थिक जो लूट थी, उस लूट को करने का मौका कंपनी को मिल गया, जो वो बहुत पहले से चाह रही थी और इसमें उसको सफलता हासिल हुई बक्सर विजय के बाद। तो अगर हम देखें बक्सर का जो युद्ध है उसकी सफलता ने कंपनी को भारत में अगले 250 सालों तक राज करने का मौका देगी। और ये युद्ध केवल एक युद्ध की सफलता नहीं है, बल्कि इसने भारत में पूर्णतया कंपनी के राजनीतिक शक्ति और साथ ही साथ राजनीति के साथ साथ आर्थिक नियंत्रण की भी शुरुआत करेगी। इसका जो दायरा है वो केवल अब कलकत्ता के तक नहीं रहेगा, बल्कि ये और ज़्यादा विस्तृत होगा और वो बंगाल के बाहरी क्षेत्रों तक आएगा। इसके साथ ही साथ अगर हम देखें कंपनी को बहुत सारा फायदा हुआ था। मुख्य तौर पे अगर हम देखें कि होगा आने वाले समय में, जो केवल कंपनी तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि कंपनी ने जो प्लासी के युद्ध के बाद अपना जो फायदा लिया व्यापार में, उसको बक्सर के युद्ध के बाद भी जारी रखेगी और साथ ही साथ कंपनी एक शक्तिशाली संगठन के रूप में अपने आप को स्थापित करने में सफल होगी। इसके साथ ही अगर हम देखें तो और क्या बदलाव हुए या किस तरह के परिवर्तन हमें दिखाई पड़ते हैं, तो कंपनी अब केवल एक उस तरीके से एक शक्ति के तौर पे नहीं दिखाई देगी जिसका काम केवल अपने उन क्षेत्रों में राजस्व प्राप्त करना है जो क्षेत्र इसके व्यापार के अंतर्गत आते हैं, या केवल व्यापारिक विशेषाधिकार तक ही इसका सीमित नहीं रह गई, बल्कि ये आगे आने वाले समय में आर्थिक तौर पे भारत को नियंत्रित करने, यानी कि भारत में एक ऐसी आर्थिक नीति को विकसित करने में सफल होगी जो कंपनी के लिए फायदेमंद साबित होगा। और वे केवल आर्थिक जो प्रक्रिया है उसके लिए प्रशासन का विकास नहीं करेंगे, बल्कि राजनीतिक तौर पे भी प्रशासन को सुदृढ़ करने की कोशिश कंपनी के द्वारा की जाएगी। इस रूप में भी कंपनी बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाने वाली थी, क्योंकि बैटल ऑफ बक्सर ने, यानी बक्सर के युद्ध ने कंपनी को ये सभी तरह के अधिकार दे दिए। उसके सामने अब एक खुला मैदान है जिस मैदान पे वो जैसे चाहे वैसे उपयोग कर सकती है, यानी कि कंपनी के पर अब कोई नियंत्रण रखने वाला नहीं था। हम अगर याद करें कंपनी के इतिहास को, या अगर हम याद करें टॉमस रो को, जो जहांगीर के कोर्ट में एक फरमान प्राप्त करने के लिए आया था कि उसको केवल भारत में एक याचक के तौर पे कंपनी आई कि उसको भारत में व्यापार करने का अधिकार दिया जाए, लेकिन उसके बाद हम देखें तो कंपनी अब याचक से शासक के रूप में अपने आप को स्थापित कर लेती है।
बक्सर के युद्ध के बाद से। और उसके सामने अब कोई ऐसी शक्ति नहीं रह गई, मुख्य तौर पे उत्तर भारत में, क्योंकि मुगल सत्ता तो ऐसे ही कमजोर हो चुकी थी और उसके साथ ही साथ कंपनी भारत के अन्य हिस्सों में दूसरी क्षेत्रीय शक्तियों से भी लड़ रही थी, जिसके लिए दल बंगाल दे रहा था। इसके साथ ही कंपनी बंगाल और अवध के नवाब को भी हरा चुकी थी और बंगाल के और अवध के नवाब के जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों पे भी कंपनी अब अधिकार करेगी। तो कंपनी अपने लिए नए तरह की प्रशासकीय व्यवस्था भारत में शुरू करेगी। एक ऐसे तंत्र को वो जन्म देगी जो तंत्र कंपनी के लिए तो शहद देने वाला होगा, लेकिन भारत और भारतीयों के लिए किसी विष के समान होगा। मुख्य तौर पे जब हम कंपनी के भू राजस्व व्यवस्था को देखेंगे, मुख्य तौर पे हम देखेंगे कि कंपनी कैसे अपने अधीन एक स्थानीय जमींदारों के माध्यम से राजस्व व्यवस्था और संग्रह करने के नए तरीकों को जन्म देती है। ये संभव हो पाया क्यों? क्योंकि ये संभव हो पाया इस कारण से क्योंकि कंपनी ने बक्सर के युद्ध के बाद से इन सभी परिस्थितियों को जीत में आगे बढ़ने या उनमें जीत हासिल करने में सफलता प्राप्त हुई थी। इसके साथ ही साथ और क्या, कंपनी केवल प्रशासन ही नहीं देखेगी। कंपनी का जो प्रशासन है वो तो एक है ही है, लेकिन कंपनी का जो मुख्य उद्देश्य है उसे हमें नहीं भूलना चाहिए। कंपनी का मुख्य उद्देश्य क्या है या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन ही हुआ था व्यापार करने के लिए। तो वो एक व्यापारी है, वो एक ऐसी कंपनी है जो भारत में व्यापार करने के लिए आई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य भारतीय सामानों का व्यापार करना था और उससे लाभ कमाना था। वो भारत में शासन करने नहीं आई थी, लेकिन भारत की राजनीतिक परिस्थितियों ने उसे भारत पे शासन करने का मौका दिया। तो वो शासन किस तरीके से करेगी? क्योंकि भारत में तो कोई स्थानीय शासक नहीं है वो, कि स्थानीय शासक अपने यहाँ बाजार भी देखे, किसानों की स्थिति भी देखे या किसानों की भलाई के लिए भी काम करे या बाजार के भलाई के लिए काम करे। कंपनी क्या काम करेगी? कंपनी केवल अपने भलाई के लिए काम करेगी। जो नीतियां बनाएगी, जो तंत्र विकसित करेगी, जो व्यवस्थाएं विकसित करेगी, उस व्यवस्था का एकमात्र उद्देश्य होगा कि भारत में अपने व्यापार को अधिक से अधिक विस्तार देना, इस तरह के चीजों का व्यापार करना जो भारत में से उसको अधिकतम लाभ दे सके। इसलिए कंपनी केवल भारत में कपड़ों के ही व्यापार तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि कंपनी भारत के भौगोलिक भूमि में होने वाली जो खेती है, जो उपजाऊ भूमि है, इस खेती का इस्तेमाल अपने लिए करेगी, अपने नगदी फसलों के लिए करेगी। हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे कंपनी न केवल अपना भारत में साम्राज्य स्थापित करती है, बल्कि अपने व्यापार में वृद्धि करती है और एक शोषणकारी व्यवस्था के तहत इन सभी चीजों को संचालित करती है। यही कारण है कि आने वाले समय में जो भारत है वो भारत में अकालों की संख्या बढ़नी शुरू हो जाएगी और इसका सबसे पहला उदाहरण बंगाल में ही मिलने वाला है, क्योंकि बंगाल से ही कंपनी अपने भारत में राजनीतिक साम्राज्य की शुरुआत करती है और वो मौका मिलता है उसे बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर के बाद। मुख्य तौर पे अगर हम देखें तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण युद्ध है बक्सर का युद्ध, जिसने कंपनी को और आगे ले जाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जब बक्सर विजय की सूचना प्राप्त हुई कंपनी को, अच्छा, कंपनी का काम करने का भी एक तरीका है। कंपनी मुख्य तौर पे एक शेयर होल्डिंग कंपनी है जिसमें इंग्लैंड के अलग अलग लोगों के पैसे लगे हैं। कंपनी एक विशुद्ध रूप से निजी कंपनी मतलब प्राइवेट फॉर्म है, जिसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा ये चलाई जाती है। उस बोर्ड में बहुत सारे लोग हैं जो इंग्लैंड में बैठकर कंपनी के लाभ की गणना कर रहे हैं, कंपनी का संचालन कर रहे हैं और साथ ही कंपनी को अलग अलग तरीके से दिशा निर्देश प्रदान कर रहे हैं। दूसरे किस्म के लोग वो हैं जो, चूंकि कंपनी तो इंग्लैंड में है नहीं, कंपनी भारत में आके व्यापार कर रही है, तो भारत में भी अपने यहाँ एक अलग व्यवस्था वो बनाई हुई है या वो सेटअप बनाई हुई है। जैसे हम लोगों ने पिछले व्याख्यानों में बार बार आप लोगों ने ये सुना होगा, फैक्ट्रियां, यानी वो यहाँ गोदाम स्थापित कर रही है, यहाँ अपने वेयर हाउसेस खोल रही है और उनकी सुरक्षा के लिए जो है वो काम भी कर रही है।
तो कंपनी के में काम करने वाले उसके अपने भी कर्मचारी हैं जो कंपनी की सेवा में लगे हुए हैं, उसके व्यापार को देख रहे हैं, उसके स्थानीय गतिविधियों को नियंत्रित कर रहे हैं। तो मोटा-मोटी अगर हम देखें तो कंपनी जो है वो अपने आप में एक प्रशासकीय इकाई है, जो व्यापार के साथ-साथ अपने कर्मचारियों पे नियंत्रण करने के साथ-साथ उनमें भी एक तरीके से अगर हम देखें तो हायरार्की के तहत काम करने वाले अलग-अलग कर्मचारी दिखाई देंगे, यानी कि उसमें भी पदानुक्रम बना हुआ है। तो इस संदर्भ में जो कंपनी का सबसे रिस्पॉन्सिबल या कहें उत्तरदायी व्यक्ति होगा, जो भारत में कंपनी के व्यापार, प्रशासन और शासन के लिए जिम्मेदार होगा, उसको गवर्नर कहा गया। यानी कि वो व्यक्ति जो भारत में कंपनी के संबंधित जो उससे जुड़े हुए हित हैं, उन हितों पे अगर वो निर्णय लेने वाला कोई व्यक्ति होगा, तो वो गवर्नर होगा। तो कंपनी के जो अधिकारी जो बैठे हुए हैं इंग्लैंड में, वो तो ये नहीं सोच रहे थे कि कंपनी जाके भारत में बड़े पैमाने पे इस तरह का काम कर रही है, क्योंकि उनका मुख्य विचार का केंद्र बिंदु होगा या उनका जो मुख्य केंद्र होगा वो भारत या भारत जैसे और दूसरे देशों के साथ व्यापार करना होगा। और दूसरे चीज़ों पे वो पैसा क्यों खर्च करें? क्योंकि उनको तो व्यापार करना है। और यदि वो अन्य जगहों पे पैसा खर्च करेंगे, तो वो कंपनी के जो व्यापार के फ़ायदे से आई हुई आय है, उस आय से वो व्यय करेंगे। इसलिए कंपनी कोई भी अतिरिक्त व्यय करने को स्वीकार नहीं थी और कंपनी के जो कर्मचारी थे, जो भारत में या भारत के बाहर काम कर रहे हैं, उनको ये जो है सख्त निर्देश दिए गए थे कि वो केवल और केवल व्यापारिक गतिविधियों पे ध्यान दें और किसी चीज़ में ध्यान नहीं दें। लेकिन स्थानीय परिस्थितियों ने इस व्यापारिक कंपनी को एक राजनीतिक साम्राज्यवाहक के तौर पे खड़ा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें से कंपनी के कुछ अधिकारी ही एक एक महत्वपूर्ण भूमिका के तौर पे आते हैं। उनमें से सबसे बड़ा नाम क्लाइव का है। सो क्लाइव आगे चल के हम देखते हैं जब बक्सर का युद्ध हुआ और बक्सर में कंपनी जीत गई, तो जीतने के बाद जब ये समाचार कंपनी के निदेशकों तक पहुंचा जो वहाँ पे काम कर रहे थे, उन लोगों ने क्लाइव को ही इसके प्रशासकीय जिम्मेदारी देने के लिए नियुक्त किया और इस तरह से क्लाइव कंपनी की ओर से बंगाल का गवर्नर बनता है और बंगाल में होने वाले सभी तरह के प्रशासनिक निर्णयों या स्थानीय प्रशासन को विकसित करने और उसे आगे ले जाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका या वाहक के तौर पे दिखाई देगा। यही कारण है कि आगे चल के ये गवर्नर सीधे-सीधे अब बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में अपने आप को स्थापित कर लेंगे और ये क्लाइव के द्वारा शुरू किया गया प्रशासन आगे चल के एक कठोर प्रशासनिक तंत्र के रूप में विकसित होगा, जो भारत में शासन करने के लिए विकसित किया जाएगा, जिसका केवल काम ही यही होगा भारतीयों को नियंत्रित करते हुए शासन या साम्राज्य की सेवा में उन्हें लगाते हुए इस साम्राज्य से अधिकतम लाभ कमाना है। यानी भारतीय साम्राज्य से कंपनी को अधिकतम लाभ कमा सके, इसके लिए इन तमाम तरह की चीज़ों जिसकी शुरुआत क्लाइव से होती है या क्लाइव को गवर्नर बनाने से होती है। तो हम देखें क्लाइव गवर्नर बनने के बाद जब वो क्या है, बैटल ऑफ बक्सर के बाद क्या हो रहा है, किस तरह से परिस्थिति बदल रही है। तो बैटल ऑफ बक्सर के बाद जो महत्वपूर्ण घटना हुई, अब चूंकि तीनों शक्तियां पराजित हो चुकी हैं, कंपनी के पास एक तरीके से विन विन सिचुएशन है, यानी एक ऐसी परिस्थिति जिसमें कंपनी जीती हुई है तो कंपनी ज़्यादा लाभ के अगर हम कहें कि और आगे बढ़ रही है। तो इस समय क्लाइव ने जो है इसका पूरा फायदा उठाया और इसमें जो है उसने अलग-अलग तरीके से उन सभी लोगों से संधियां या समझौते किए जिससे कंपनी को लाभ प्राप्त हो सकता था। सबसे पहले तो क्लाइव के सामने एक बड़ा चैलेंज या चुनौती जो थी वो ये थी कि बंगाल में जो एक अव्यवस्था जैसा माहौल बन गया है उसको नियंत्रित किया जाना, चाहे वो व्यापार का हो, चाहे वो भू राजस्व का हो,
चाहे स्थानीय जमींदारों का हो, चाहे स्थानीय शासक का हो, या चाहे स्थानीय प्रशासन का हो, इन सबको एक तरीके से सुव्यवस्थित करके इस तरीके से बनाया जाए जिससे कि व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल सके। क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया आप सबको कि कंपनी का उद्देश्य प्राथमिक तौर पे व्यापार से लाभ कमाना था, न कि भारत में आके प्रशासनिक सुधार करना था। तो कंपनी जितने भी तरह का प्रशासनिक अगर हम देखें जो ढांचा खड़ा करेगी या विकसित करेगी या प्रशासन विकसित करेगी, उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य केवल ये होगा कि कैसे आसान या सुचारू रूप से भारत में व्यापार को चलाया जा सके जिससे कि बड़े पैमाने पे उसको लाभ हो। तो अब क्या है, अब जो है कंपनी के पास एक तरीके का अगर हम कहें विशेष तौर से एक विशेषाधिकार प्राप्त है, और वो विशेषाधिकार प्राप्त है क्योंकि कंपनी जीती है, युद्ध जीती है। तब क्लाइव क्या करता है कि वह जाता है इलाहाबाद, और इलाहाबाद में जाने के बाद 1765 ईस्वी में ही दो लोगों से संधि करता है, और दोनों से अलग अलग तरह से संधि या समझौते करता है। उन दो लोगों से जो संधि और समझौते करेगा उनमें से एक होंगे अवध के नवाब शुजाउद्दौला। तो पहली जो संधि की गई बक्सर के युद्ध के बाद भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि लॉर्ड क्लाइव के द्वारा, जिससे कि वो अपने व्यापारिक या अगर हम कहें कि राजनीतिक, या अगर हम कहें कि वो अधिकतम लाभ के लिए उन सभी तरह की चीज़ों का एक प्रशासकीय तंत्र विकसित कर रहा था, वो हुई अवध के नवाब शुजाउद्दौला और क्लाइव के बीच 16 अगस्त 1765 में। और वो स्थान कहाँ है? इलाहाबाद। और इलाहाबाद में जो संधि हुई वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम उसकी शर्तों को देखें, कौन कौन सी बातें उसमें लिखी गई है, अगर हम इसको समझने और जानने की कोशिश करें तो पहला सबसे महत्वपूर्ण बात, अवध के पास दो समृद्ध क्षेत्र हैं, दो डिस्ट्रिक्ट हैं, एक तो इलाहाबाद और दूसरा कड़ा। तो इन दो डिस्ट्रिक्ट को ले लिया गया और इन इन दो जिलों को मुगल बादशाह शाह आलम को दे दिया जाएगा आगे चल के। दूसरा, कंपनी ने युद्ध लड़ा था, जैसा कि मैंने पहले कहा कि कंपनी वहां हमेशा लाभ का सौदा करेगी, कंपनी कभी अपने लिए नुकसान का सौदा नहीं करेगी। और कोई भी काम यदि वो युद्ध लड़ रही है, यदि वो कहीं जा भी रही है, तो भी उसमें उसके व्यापार और उसके संसाधन लग रहे हैं, और इसके लिए भी उसको लाभ की पूरी गारंटी चाहिए। इसलिए जो युद्ध लड़ा गया, उस युद्ध के दृष्टिकोण से देखें तो कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने नवाब से कहा कि इस युद्ध का हर्जाना तो नवाब को ही देना पड़ेगा। इसलिए युद्ध हर्जाने के रूप में कंपनी ने नवाब से 50 लाख रुपए लिए, जो एक बहुत बड़ी राशि थी। और ये कंपनी के युद्ध के बाद मिलने वाली उन बड़ी लाभों में से एक था। जो एक मुश्त तरीके से धन था वो नवाब के द्वारा कंपनी को दिया जाना था। इसके अलावा और क्या कंपनी करना चाह रही है? इसके अलावा कंपनी जो जो बनारस का जागीरदार है बलवंत सिंह, उस जागीरदार को एक महत्वपूर्ण भूमिका देते हुए इन क्षेत्रों के लिए उसकी जागीरदारी न केवल उसे देती है बल्कि दूसरी तरफ उसके लिए उसको उत्तरदायी भी बनाती है। और ये भी जो अवध के नवाब हैं उनसे लेके किया जाएगा, क्योंकि अवध का क्षेत्र एक बहुत समृद्धशाली क्षेत्र है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, ये गंगा घाटी क्षेत्र है, गंगा बेसिन है, जहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में किसान खेती कर रहे हैं, और वो उनके राजस्व का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसे कंपनी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहती थी। इसके अलावा क्या कहा गया, इसके अलावा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग या हम कहें रुचिकर जो शर्त है इस संधि में, वो भी रखी गई, जिसमें ये कहा गया कि कंपनी को कभी जरूरत पड़ेगी, जो अवध के नवाब हैं वो अवध के नवाब कंपनी को सैन्य सहायता प्रदान करेंगे। लेकिन कंपनी को जो वो सैन्य सहायता प्रदान करेंगे, उसके बदले में कंपनी उनको किसी भी तरह का कोई शुल्क नहीं चुकाएगी। लेकिन उसमें दिलचस्प बात यह है कि जो कंपनी है, यही कंपनी
बंगाल के नवाब को यदि सुरक्षा दे रही है, उनके अपने सीमा क्षेत्रों की या और भी किसी तरह की जो सैन्य सुरक्षा देगी, उन सब के लिए कंपनी जो है पैसा लेगी या उन सब के लिए धन लेगी नवाब से। ये बहुत ही एक अपने आप में दिलचस्प बात है, क्योंकि कंपनी एक ओर तो अपने लिए किसी भी तरह के धन देने से मना करती है, जैसा कि मैंने पूर्व में ही कहा कि कंपनी क्या है, कंपनी एक व्यापारिक कंपनी है। कंपनी क्या है, कंपनी एक जो है इस तरह की कंपनी है जो भारत में न केवल व्यापार कर रही है, बल्कि अपने व्यापारिक लाभ के लिए सभी काम कर रही है। तो इसलिए उसने कहा जितने भी तरह की सैन्य गतिविधियां होगी नवाब के लिए कंपनी की ओर से, उसको नवाब उसके लिए क्या करेंगे, पे करेंगे, नवाब उसके लिए धन देंगे, वो मुफ्त में कंपनी के द्वारा नहीं की जाएगी। तो अगर हम इन शर्तों को देखें तो इन शर्तों ने अगर अवध के क्षेत्र में कंपनी को एक तरीके से मुख्य तौर पे एक विशेष शक्ति के रूप में स्थापित किया और दूसरे अवध के नवाब को पूर्णतया कंपनी के ऊपर निर्भर कर दिया। और साथ ही जो अवध के नवाब की स्वतंत्रता है, जो उनके अपने मुख्य तौर पे अगर हम देखें जो संप्रभुता है, उन सब का हरण भी कंपनी ने कर लिया। तो कंपनी एक तरीके से अपना साम्राज्य विस्तार कर रही है और दूसरे तरीके से कंपनी क्या कर रही है कि अपने लिए लाभ का सौदा भी करती जा रही है। इसके बाद जो दूसरी संधि की गई इलाहाबाद में, वो अगर हम देखें अवध के नवाब के बाद जो दूसरी संधि हुई वो मुगल बादशाह के साथ की गई। मुगल बादशाह कौन है? शाह आलम द्वितीय। अब यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अब तक कंपनी जो है वो स्थानीय शासकों से बात कर रही थी, क्षेत्रीय शासकों से बात कर रही थी, लेकिन उस समय भी जो भारत में सर्वोच्च शासन सत्ता थी, उसके लिए अगर कोई एक प्रतीकात्मक तौर पे किसी को देखा जाता था तो वो मुगल बादशाह को देखा जाता था। जैसा मैंने पूर्व में कहा, बंगाल और अवध के नवाब भले ही स्वतंत्र हों, लेकिन उन्होंने अपने लिए पुष्टि, उन्होंने अपने शासन की वैधता कहाँ से हासिल की है? मुगल बादशाहों के फरमान से। इसलिए कंपनी भी मुगल बादशाह के फरमान के माध्यम से अब भारत में अपने आप को राजनीतिक तौर से मजबूत करेगी। तो जो संधि की शर्तें हैं अगर उसको हम लोग ध्यान से देखें, तीन प्रमुख उनमें से अगर जो बातों को देखने की कोशिश करें, जैसा कि मैंने पूर्व में ही उल्लेख किया कि अवध के नवाब से जो लिया गया इलाहाबाद और करा का जिला है वो वापस कर दिया गया किसको? मुगल बादशाह को। लेकिन इसके साथ ही और क्या होगा? और बहुत महत्वपूर्ण चीज, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज में से एक है कि मुगल बादशाह ने एक फरमान के माध्यम से कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो अस्थाई दीवानी थी वो प्रदान कर दी। इसके पहले कंपनी के पास इस तरह का फरमान नहीं था और ये अस्थाई तौर पे कंपनी अब बंगाल, बिहार, उड़ीसा के इस समृद्ध क्षेत्र में राजस्व वसूल करने का अधिकारी थी और स्थानीय स्तर पर लाभ और व्यापार कर सकती थी। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो इसमें जोड़ा गया वो इस संधि का ये था कि बदले में कंपनी जो है शाह आलम को 26 लाख रुपए देगी। इसके साथ ही साथ अगर हम एक और महत्वपूर्ण चीज देखें तो निजामत व्यवस्था जो है, निजामत मतलब अगर हम कहें तो प्रशासकीय व्यवस्था, उस प्रशासकीय व्यवस्था के लिए कंपनी अलग से 53 लाख रुपए देगी। किसको? मुगल बादशाह को। लेकिन ये बहुत दिलचस्प बात यह है कि कंपनी ने अपने आप को प्रशासन की जिम्मेदारी से मुक्त कर लिया, क्योंकि प्रशासन के खर्चे होंगे, प्रशासन के लिए और तमाम तरह के संसाधन जुटाने पड़ेंगे, अधिकारियों की नियुक्ति करनी पड़ेगी। लेकिन धन उगाही के लिए ऐसा कोई चीज नहीं है। धन उगाही के लिए अगर हम देखें तो कंपनी केवल अपने लिए जो है दीवानी का अधिकार जो मिला है वो इस क्षेत्र से व्यापक लाभ कमाने का उसका जरिया बनेगा। इसलिए अगर हम देखें इसको इस रूप में कि कैसे कंपनी ने अपने लिए एक ऐसी संधि की जो हमेशा से ही कंपनी के लाभ के लिए थी। तो इलाहाबाद की संधि ने कंपनी को भारत में पूर्णतया एक तरीके से स्थापित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उस रूप में कि कंपनी ने अपने व्यापारिक लाभ को आगे ले जाने में एक तरीके से अगर हम देखें इन संधियों के द्वारा तो वो सफल हुई।
दूसरा, अगर अब इस दृष्टिकोण से देखने के अलग अलग इन बिंदुओं को देखें, जिसमें बात की गई है कि कैसे जो लॉर्ड क्लाइव है उसने बहुत ही चतुराई के साथ कंपनी के व्यापारिक हितों की रक्षा की या उसके आर्थिक हितों की रक्षा की, और दूसरी तरफ जो है उसने प्रशासकीय, अगर हम देखें, जो जिम्मेदारियां थी उन जिम्मेदारियों को अपने ऊपर लेने की जगह स्थानीय तौर के जो शासक या जमींदार होंगे उनको सौंप दी। और इसके साथ ही कंपनी को एक अवसर प्राप्त हुआ, विशेष तौर से भारत में आर्थिक जो शोषण का, या अगर कहें राजनीतिक व्यवस्थाओं के माध्यम से जो उसने आर्थिक नियंत्रण या आर्थिक नीतियां कंपनी अब बनाएगी बंगाल के क्षेत्र में, वो आगे चल के भारत में आर्थिक शोषण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक साबित होंगी। इसके अलावा कंपनी को एक बहुत बड़ा, अगर हम कहें तो, लाभ मिल रहा है। क्या लाभ मिल रहा है कि वो इन क्षेत्रों में भूमि कर स्थापित कर सकती है, इन क्षेत्रों में भू राजस्व स्थापित कर सकती है, इन क्षेत्रों में जो है कृषि में सुधार कर सकती है, और जो कर व्यवस्था है उसमें भी वो सुधार कर सकती है, विशेष तौर से बंगाल में। तो ये कंपनी की उन सब बड़ी उपलब्धियों में से एक था। इसके अलावा अगर हम देखें तो कंपनी जो है एक और बहुत ही महत्वपूर्ण, अगर हम कहें, व्यवस्था को वो जन्म देगी। वो व्यवस्था होगा अलग अलग जो भारतीय स्थानीय जो किसान हैं, शासक हैं और जमींदार हैं, व्यापारी हैं, शिल्पी हैं, उनसे रिलेटेड जो नीतियां बनाएगी वो कंपनी अपने शासन की शुरुआत में ही करेगी। और इस तरीके से क्लाइव ने केवल भारत में, अगर हम देखें तो, इन सब चीज़ों के लिए नींव रखी बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल से, और इन व्यवस्थाओं को उसने शुरू किया, जो व्यवस्थाएं कृषि, भू राजस्व, प्रशासन और व्यापारिक व्यवस्थाएं बनेगी, और ये व्यवस्थाएं भारत में शोषणकारी तंत्र को जन्म देगी, जो कंपनी के अधीन कृषि व्यवस्था में दिखाई देगी, जो कंपनी के अधीन व्यापारिक व्यवस्था में दिखाई देगी, और साथ ही साथ कंपनी इनसे खूब लाभ कमाने की कोशिश भी करेगी। वो स्थानीय जमींदारों और शासकों से भी पैसे लेगी या उनसे ढेर सारे गिफ्ट वसूल करेगी, जिसके माध्यम से वो अधिक से अधिक धन संग्रह कर सकें। तो इस तरह से क्लाइव ने बंगाल में एक नए तरह की प्रशासन व्यवस्था को जन्म दिया, जो कंपनी के आर्थिक व्यापार को आगे बढ़ाएगी, और उस व्यवस्था को कहा गया दोहरी प्रशासन व्यवस्था या ड्यूल सिस्टम, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे अपने इस मॉड्यूल के अंतिम व्याख्यान में, कि किस तरीके से कंपनी जो है शोषण कर रही है भारत के अलग अलग उन विविध आर्थिक, अगर हम कहें तो, तत्वों के साथ, यानी किसानों के साथ, या अगर हम देखें तो वो कैसे कर रही है जो व्यापारी हैं उनके साथ, और उन व्यवस्थाओं को जन्म दे रही है, जो व्यवस्थाएं कंपनी के लिए तो लाभकारी हैं लेकिन भारतीय किसानों, मजदूरों, आम लोगों और साथ ही साथ जो है व्यापारियों के लिए लाभकारी नहीं है। इस तरह से हम देखेंगे आगे कि कैसे कंपनी जो है इन व्यवस्थाओं को शुरू कर रही है, जो हमें बंगाल में दिखाई देगा, चूंकि अब उसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मिल चुकी है। क्लाइव जैसा व्यक्ति एक गवर्नर मिल चुका है, और आगे जो है वो अपनी भू व्यवस्थाओं को विकसित करेगी, जो हम लोग अपने इस मॉड्यूल के अंतिम व्याख्यान में देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।